गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। इस बार बीजेपी के पैरों तले चुनावी जमीन खिसकती नजर आ रही है। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि सत्ता को मुट्ठी में कसकर पकड़े रहे, लेकिन उसकी मुट्ठी से जीत रेत की तरह फिसल रही है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के सामने बीजेपी अब किसी तरह टिक नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी के भीतर खड़ी हो चुकी बगावत ने 2024 के चुनाव उसके लिए बेहद कठिन बना दिए हैं। आप जानते हैं कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस था। बीजेपी के लिए यह बहुत शानदार मौका था कि इस दिन बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती या दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखते। मगर मोदी एक राज्य से दूसरे राज्य रैली और रोड शो करते रहे और इसमें भी मोदी बीजेपी की बात करने से ज्यादा कांग्रेस पर बरसते दिखे। मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र की तैयारियों पर कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र का विश्लेषण करते हुए दिखे और लोगों को उन्होंने बताया कि इसमें मुस्लिम लीग और वाम पंथ की छाप है। दरअसल मोदी की इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस ने करारा जवाब देते हुए बता दिया है कि मुस्लिम लीग और आरएसएस का रिश्ता क्या था और कैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ की थी। इसी मसले पर जयराम रमेश का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री हमेशा जनता की चिंता कभी नहीं बात करते। वो ध्यान हटाना चाहते हैं जो जनता के मुद्दे हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, श्रमिकों के मुद्दे। जो 10 साल अन्याय काल की हकीकत है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। चीन को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है जून 19 2020 को, और उस क्लीन चिट की वजह से हम कमजोर हो गए हैं। और आज प्रधानमंत्री, आपको बता दूं कि कांग्रेस ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और इसमें उन तमाम बातों को समेट लिया जिनका जिक्र राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्राओं में हुआ है। और इसके अलावा समाज के अलग अलग तबकों से मिलकर राहुल गांधी ने लोगों की तकलीफों और सरकार से अपेक्षाओं पर चर्चा की थी। उनका भी निचोड़ इस घोषणा पत्र में दिखा है। मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाइयां, संसद में बहुमत के दम पर सत्तारूढ़ दल की मनमानी और न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास डिगाने की कोशिश, संवैधानिक संस्थाओं पर लगते सवालिया निशान, इन सब के कारण देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरे को महसूस किया गया। देश तेजी से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, इस बात की आशंका भी इस घोषणा पत्र में जतलाई जा रही है। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन चिंताओं को दूर करने वाले प्रावधान भी शामिल किए हैं। इस घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करते हुए सोनिया गांधी ने जयपुर में एक जरूरी बात कही है कि यह देश किसी की जागीर नहीं है। सुनिए जरा सोनिया गांधी को। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है जो ऐसा सोचता है? देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो सोनिया गांधी ने देश पर मनमानी थोपने वालों को सीधे शब्दों में चुनौती दे दी है। इसी से बीजेपी को तकलीफ हो रही है। आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले कांग्रेस के इस दस्तावेज को मोदी ने मुस्लिम लीग की छाप की तरह तो बता दिया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह दिखला दिया कि कांग्रेस के उठाए मुद्दों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। लिहाजा वो एक बार फिर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के घाल मेल का प्रयोग चुनाव में कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सबसे ज्यादा मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में ही किया है। और अब वही बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही, यानी कि गुजरात में ही बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। इधर बिहार में भी एनडीए में बिखराव दिख रहा है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी भाजपा फंसी हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब बीजेपी के विरोध की लहर देश में चल पड़ी है। लेकिन शुरुआत करेंगे गुजरात से, जहां बीजेपी को कभी अपने प्रत्याशी बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है तो कहीं लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। मोदी और शाह के घर गुजरात में इस बार बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव, लेकिन बीजेपी का दबदबा गुजरात में पिछले कई सालों से कायम रहा है। और अगर यहां कभी विरोध के सुर उठते भी थे तो मोदी और शाह उसे संभाल लिया करते थे। लेकिन इस बार इन दोनों से गुजरात संभल नहीं पा रहा है। हालत ऐसी है कि अब उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि या तो उम्मीदवार बदलो या हार के लिए तैयार रहो। दरअसल सौराष्ट्र की राजकोट सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने पिछले महीने चुनाव प्रचार के दौरान क्षत्रियों पर टिप्पणी कर दी थी। पटेल समुदाय से आने वाले रूपाला की टिप्पणी पर क्षत्रियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि रूपाला के समर्थन में पाटीदार समुदाय खड़ा हो गया है। पाटीदारों ने जब रूपाला के पोस्टर चिपकाए तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ये कहते हुए पोस्टर हटा दिए कि ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं क्षत्रिय समुदाय के लोग अब रूपाला को उम्मीदवारी से हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रूपाला ने माफी मांग ली है, लेकिन अब कुछ अन्य समाज भी क्षत्रिय समाज के साथ आ गए हैं, जिससे बीजेपी बगावत को संभाल नहीं पा रही है। उसे चेतावनी दे दी गई है कि या तो राजकोट के प्रत्याशी बदलो या फिर 7 मई को हार के लिए तैयार रहो। इस वीडियो में दिख रहा है कि जाम खंभालिया में बीजेपी के स्थापना दिवस पर ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में कुर्सियां उछली, विरोध प्रदर्शन हुए और विरोध के नारे भी लगे। एक वक्त था जब गुजरात में मोदी का इतना दबदबा था कि वो रातों रात मुख्यमंत्री और उसके पूरे मंत्रिमंडल को हटाकर नए मुख्यमंत्री को सत्ता सौंप देते थे। और अब हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी के नेता उन्हें अल्टीमेटम दे रहे हैं। जी हां, बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। इधर बीजेपी को अपने प्रत्याशी भी कुछ जगह बदलने पड़े, जिससे पता चल रहा है कि अब हवा उल्टी बह रही है। उत्तर गुजरात की साबरकांठा सीट पर बीजेपी ने पहले भीखाजी ठाकुर का नाम घोषित किया, लेकिन उनकी जाति को लेकर विवाद खड़ा हो गया तो पूर्व कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह बारैया की पत्नी शोभना बारैया को टिकट दे दिया गया। अब भीखाजी के पक्ष में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बदले प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। वहीं सौराष्ट्र क्षेत्र की सुरेंद्रनगर सीट से पार्टी प्रत्याशी चंदू शिरोहा के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। शिरोहा के विरोधियों का कहना है कि इस सीट से चुवाणा कोली समाज के नेता को उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि शिरोहा तलपदा कोली समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह अमरेली सीट पर प्रत्याशी भरत सुतलिया को बदलने की मांग उठ रही है। पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिन्हें क्षेत्र में बाहरी बताया जा रहा है। दक्षिण गुजरात की बलसाड सुरक्षित सीट पर सूरत के धवल पटेल को मैदान में उतारा गया है। उनके खिलाफ भी स्थानीय नेताओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा की 5 सीटों के उपचुनाव भी हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के 4 और 1 निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर अब बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं। तो इन प्रत्याशियों के लिए भी बीजेपी में खास उत्साह नहीं देखा जा रहा है। तो मोदी से गुजरात इस बार संभल नहीं रहा है और यही हाल बिहार का भी दिख रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन को तोड़कर मोदी ने पहले नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिलाया और फिर से बीजेपी के हाथों में सत्ता ले ली। इसके बाद पासवान परिवार में पड़ी दरार का फायदा उठाते हुए इस बार पशुपति पारस को धोखा देकर चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी, लेकिन अब चिराग पासवान के 22 साथियों ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे पता चलता है कि एनडीए में दरार बढ़ गई है और इसके साथ ही परिवारवाद के मुद्दे पर भी बीजेपी घिर गई है। ये वीडियो देखिए जरा। देखिए, चिराग पासवान जी ने बिहार की जनता के साथ में भावनात्मक खेल खेला है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर लगातार आपने देखा होगा हम लोग कैंपेन चलाए, लेकिन जब उनको 5 सीट हम लोगों के मेहनत से वजह से मिला तो उन्होंने उस सारे टिकट को बेचने का काम किया, एक जगह से अपने जीजाजी को लड़ाने का काम किया और बाकी टिकट बेचने का काम किया, जो इल्जाम मैंने लेटर में दिया है और आज तक उस लेटर का जवाब नहीं आया। तो लगता है कि शायद ये सच्चाई है। तो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, चूंकि मैं संगठन मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है तो सबसे पहले मैं त्यागपत्र दूं और बिहार की जनता इनको जवाब देगी।
इस वीडियो में लोजपा के संगठन सचिव रविंद्र सिंह बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने बिहार की जनता के साथ भावनात्मक खेल खेला है। बिहार की जनता उन्हें जवाब देगी। आपको बता दें कि टिकट बंटवारे से नाराज 22 नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को छोड़ दिया है। टिकट न मिलने से नाराज लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार ने कहा कि बागी नेता अब इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगे। चिराग पासवान को मोदी ने अपने साथ जीत के फायदे के लिए मिलाया था, लेकिन अब चिराग पासवान के कारण एनडीए खेमा कमजोर दिख रहा है। वहीं जमुई की रैली में मोदी उस परिवारवाद पर आरजेडी को नहीं घेर पाए जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव ने यहां मोदी को ही घेर लिया। तेजस्वी यादव ने मोदी की जमुई में होने वाली सभा के एक दिन पहले यह सवाल किया था कि क्या वो वहां एनडीए के उम्मीदवारों के परिवारवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां की सीट समझौते के तहत चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है और इस सीट से उनके उम्मीदवार उनके बहनोई और दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती हैं। तो बिहार में बीजेपी की गिरती हालत साफ दिखाई दे रही है, साफ नजर आ रही है। वहीं शुक्रवार को एनडीए को एक और झटका तब लगा जब विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आ गए। आरजेडी अब उन्हें अपने कोटे से 3 सीट दे रही है। मुकेश सहनी ने शनिवार को मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी शासन में 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, अग्निवीर योजना के तहत 4 साल में सेवानिवृत्ति दी जा रही है। मुकेश सहनी ने सवाल उठाया कि क्या केवल 5 किलो अनाज से देश का विकास हो जाएगा। बिहार के साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं। दोस्तों, यहां कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन समाजवादी प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने से अब बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है। लेकिन इसमें बीजेपी पर चंडीगढ़ जैसी धांधली का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। कलेक्टर ने इसकी 2 वजह बताई है। नामांकन फॉर्म पर प्रत्याशी के 2 जगह हस्ताक्षर होते हैं, जिनमें से एक जगह मीरा यादव ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। दूसरी वजह मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दे दी गई थी। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं और लिखा है कि मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। वहीं खजुराहो सीट से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी और पूर्व आईएएस राजा भैया प्रजापति ने उन पर कथित रूप से बीजेपी के लोगों द्वारा फॉर्म वापसी के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग में लिखित शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि फोन लगाने वालों ने उन्हें उम्मीदवारी छोड़ने के एवज में प्रदेश में किसी बोर्ड या निगम मंडल की अध्यक्षता की पेशकश कर प्रलोभन दिया है। आपको बता दूं कि खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ही प्रत्याशी हैं और यही सीट विवादों में आई है। तो इसका मतलब है कि चिंगारी कहीं न कहीं भड़की हुई है, तभी तो धुआं उठ रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में धांधली के सामने आने के बाद अब चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर आ गई है। वैसे इस वक्त देश की जनता के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो देख परख कर ही अपने वोट का इस्तेमाल करे। जी हां, देख परख के, सोच के अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ चुका है, अब बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार है। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और मोदी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को भुनाने में लग गए हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इस बार बीजेपी के खिलाफ लहर चल पड़ी है। खैर, शायर सलीम कौसर ने ठीक ही फरमाया है कि ये ज़मी यूं ही सिकुड़ती जाएगी और एक दिन, ये ज़मी यूं ही सिकुड़ती जाएगी और एक दिन फैल जाएंगे जो तूफान साहिलों में कैद है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।